International organizations are helpful in another way. Nations can usually see that there are some things they must do do together. There are issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together. Disease is an example. Some diseases can only be eradicated if everyone in the world cooperate in inoculating or vaccinating their populations or take global warming and its effect. यानी कि कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कोई भी एक नेशन वो अकेले उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें सभी इकट्ठे होकर ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज़ है, अगर कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिनको तभी इरेडिकेट किया जाता है कि जब संसार वर्ल्ड के सभी जो सिटीजन हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। इसमें सारे जो कंट्री है वो मिलकर ही डिसीजन ले सकते हैं। या भी ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, जैसे ये भी एक ऐसा इशू है जिसको कोई कंट्री अपने आप सॉल्व नहीं कर सकता, इसमें सभी कंट्री को ही एफर्ट करने होते हैं और सभी कंट्री मिलकर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एज टेम्परेचर राइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर, क्योंकि एटमोसफियर में जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज़ हो रही है जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। देयर इज़ अ डेंजर दैट सी लेवल विल आल्सो राइज, और जिसके कारण जो सी वाटर का जो लेवल है वो भी राइज हो गया है। ये जो प्रॉब्लम है ये सभी कंट्री इकट्ठे मिलकर ही सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए जो सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को इकट्ठा बैठाकर उनसे बातचीत करके कोई एक जो है सब जिस पर एग्री हो, कोई ऐसा डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में, इन सारी बातों में जो यूएनओ का रोल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच कंट्री कैन ट्राई टू फाइंड इट्स ओन सोल्यूशन टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट इन द एंड अ मोर इफेक्टिव अप्रोच इज टू स्टॉप द वार्मिंग इटसेल्फ। दिस रिक्वायर्स दैट एट लीस्ट ऑल ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल पावर्स टू cooperate. Unfortunately, recognize the need for cooperation and actually cooperating are two different things. Nations can recognize the need to cooperate but cannot always agree to how best to do so, how to share the cost of cooperating, how to make sure that the benefits of cooperating are justly divided। कि जैसे कंट्रीज़ है वो कोऑपरेट करने के लिए तो रेडी हो जाते हैं, बट ये रिकोनाइज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो है उन जो भी कोई बात करे, कोऑपरेट जो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट किस तरह से शेयर होगी, एंड हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टली डिवाइडेड, और जो कोऑपरेट करने से जो बेनिफिट होगा उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, एंड हाउ टू इंश्योर दैट अदर्स डोंट ब्रेक देयर एंड ऑफ बार्गेन एंड चीट ऑन एन एग्रीमेंट, और कोई भी इसके अंदर जो एग्रीमेंट होता है उसमें कोई चीट ना करे। तो ये सब जो है पॉइंट, जो इशू है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट हाउ टू कॉपरेट, और इसमें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई आइडिया भी प्रोड्यूस कर सकता है कि कंट्री किस तरह से एक दूसरे को कॉपरेट करे। इट कैन प्रोवाइड मैकेनिज्म, रूल्स एंड अ ब्यूरोक्रेसी टू हेल्प मेंबर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस दैट कॉस्ट विल बी शेयर्ड प्रॉपरली। यहाँ पर इसमें बच्चों आपका एक ये दिया हुआ IMF, ये भी यूएनओ की एक ब्रांच है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो कि 1945 में ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बनाए गए थे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड रेगुलेशन दैट एक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। द IMF हैज़ 189 मेंबर कंट्रीज। They don't enjoy an equal say. The G7 members US, जापान, ये इसमें जितने भी मेंबर है वो इक्वल स्टैंड नहीं रखते, इसमें अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंड है उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पर। तो ये इसमें इनका जो परसेंटेज बताई गई कि इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। ये इन क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जो यूएनओ है इसमें कंट्रीब्यूशन बेस पर ही कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंस मिलती है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस, सभी मेंबर कंट्री को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। नेक्स्ट बच्चों इस पेज पर 84 पेज पर आपकी ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि इसमें कब कब क्या क्या हुआ था।
ये आप देख लीजिए। उसके बाद आएगा आपका टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ द यूएन की यूएन का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें सारी ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में ये सारी स्टोरी आपको समझाई थी कि यूएन किस तरह से बना था, इसकी क्या ज़रूरत थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद conflict. Many believed that such an organization would help the world to avoid war. As a result, the League of Nations was born. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये नेसेसिटी फील होने लगी कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सके जो कि वर्ल्ड वॉर को रोक सके, तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। हाउएवर, डिस्पाइट इट्स इनिशियल सक्सेस, इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हालांकि इसको इनिशियल सक्सेस तो मिली, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं सका ये ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंड जो और वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 45 तक चली थी। मैनी मोर पीपल डाइड, और इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा जो पीपल है लोग हैं वो मारे गए थे एंड वर वाउंडेड इन दिस वॉर दैन एवर बिफोर। द यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन, इसलिए यूएन को लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर कहा जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये इसमें बच्चों आपका ये यूएन का चार्ट बनाया हुआ है कि इसमें क्या है। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, सब्सिडियरी बॉडीज़ है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सेक्रेटरीट है, अदर यूनिटीज़ है, ये स्पेशल एजेंसीज़ है, ये रीजनल कमीशन है, फंक्शनल कमीशंस है, प्रोग्राम ऑफ फंड्स है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडियरीज बॉडीज़ है। तो इसको आप इस चार्ट को अपनी नोटबुक में आप ड्रॉ करें पेंसिल से। इसमें फिर आपको यूएन के बारे में जो जो इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पता लग जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इसकी जो फॉर्मेशन है ये हम यहाँ से रीड कर रहे थे कि जो यूएन है इसकी फॉर्मेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली की गई थी, उसके बाद इमीडिएटली की गई थी। द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। It tried to achieve what the League could not between the two world wars. The UN's objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among states. जो इसका ऑब्जेक्टिव है मेन बच्चों ये अंडरलाइन करो। The UN objective is to prevent international conflict and to facilitate cooperation among nation। कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये कॉपरेशन को बनाए जिससे कि जो वर्ल्ड वॉर है वो रुक जाए और वर्ल्ड में पीस जो है वो आ जाए, पीस इस्टेब्लिश हो जाए। इट वाज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एक्सकेलेटिंग इनटू वॉर। और ये इस उम्मीद से बनाया गया था कि ये जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उनको वॉर में चेंज होने से रोकेगा। इफ़ वॉर ब्रोक आउट टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलाइज। Furthermore, since conflict often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world। और ये जो युद्ध होते हैं, वॉर होती है, ये कई बार सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी से भी होती हैं। तो यूएन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो सभी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज करें। बाय 2011 द यूएन हैड 193 मेंबर्स। 2011 तक जो यूएन के 193 मेंबर स्टेट थे। दीज इंक्लूड almost all independent states in the UN General Assembly. All members have one vote each. In the UN Security Council there are 5 permanent members. जनरल जो इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है वो 5 कंट्रीज़ है और वो कौन कौन से है, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना। दीज स्टेट्स वर सिलेक्टेड एज परमानेंट मेंबर एज दे वर द मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए इनको परमानेंट मेंबर बनाया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये 5 कंट्रीज़ सबसे जो पावरफुल कंट्री प्रूव हुए थे एंड बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूटेड द victors in the war. The UN's most visible public figure and the representative head is the Secretary General। और जो यूएन का जो सबसे ज़्यादा विजिबल पब्लिक फिगर होता है वो होता है इसका सेक्रेटरी जनरल। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज़ एंटोनियो गुटरेस। जो अब है वो एंटोनियो गुटरेस है। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन।
He took over the Secretary General on 1st January 1917. He was the Prime Minister of पुर्तगाल, पहले वो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर 1 जनवरी 2017 को वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बन गए। द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ 2005 to 2015, ये हाई कमिश्नर जो है वो रिफ्यूज़ी के लिए एक ये बनाया गया था यूएन का। नेक्स्ट है, यूएन कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज, वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड डिस्कस इन द जनरल असेंबली एज वेल एज द सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन की काफ़ी जो है ना स्ट्रक्चर और एजेंसीज है जो वॉर और पीस में डिफरेंस करती है, और इसके मेंबर स्टेट में मेंबर स्टेट में जो पीसफुल जो सोल्यूशन है वो निकालती है उसका। सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज आर डेल्ट विद मैनी एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है जैसे एक तो WHO, एक UNDP जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये एग्जाम्पल है इसके। जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNHCR, ये सारी जो एजेंसीज है यूएनओ की, जो कंट्रीज के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको कम करने का जो है वो एफर्ट करती है। ये बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, आप इनको अच्छी तरह देखें और सुने और इसको रीड भी करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म टू यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।